नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर के गवर्नर बनाए जाने पर चल रहे विवाद के बारे में बताएंगे। अब्दुल नजीर को जब से आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाए जाने का ऐलान हुआ है, उनकी लगातार ट्रोलिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए सरकार को खुश करने वाले फैसले दिए और उन्हें इसी चीज का पुरस्कार दिया गया है। अब्दुल नजीर वही जज हैं जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था और नोटबंदी को भी उन्होंने सही ठहराया था। हैरान करने वाली बात यह है कि अब उन्हीं के धर्म के लोग अब्दुल नजीर को सच्चा मुसलमान मानने से भी इनकार कर रहे हैं। राम मंदिर पर फैसला सुनाते समय अब्दुल नजीर ने अपने धर्म को आड़े नहीं आने दिया, बल्कि वही किया जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनका कर्तव्य था, और वो था निष्पक्ष रहते हुए फैसला सुनाना। आज हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों को सच्चा मुसलमान माना जाता है और अब्दुल नजीर या फिर कह लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को हिंदुओं का भी एक बुद्धिजीवी वर्ग ना तो अपना आदर्श मानता है और ना ही सच्चा मुसलमान मानता है। जस्टिस नजीर ने भी एक बार कहा था कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाकर वो अपने संप्रदाय के हीरो बड़ी आसानी से बन सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कानून को ऊपर रखा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज उन्हीं के देश में उनकी ट्रोलिंग हो रही है। इसके बाद हम आपको बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में लेकर चलेंगे, जिसमें दुनिया भर के 98 देशों की 700 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं और उन्होंने अपने बेहतरीन हवाई जहाजों को भारत में शोकेस किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भारत में बने विमान भी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज हम भारत में बने एक बहुत ही स्पेशल विमान की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसकी टेल पर हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है और उस पर लिखा है स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। लेकिन इस विमान पर हनुमान जी की तस्वीर बनी होने से विवादों का भी एक नया तूफान हमारे देश में आ गया है। और आखिर में वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर हम आपको रेडियो की सुनहरी यादों में लेकर चलेंगे। रेडियो आपका सबसे पुराना और सबसे सच्चा दोस्त है, जिसने पिछले 122 सालों से कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आज 5G, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में हर सुबह और शाम, चाहे आप किसी भी मूड में क्यों ना हो, रेडियो आपके सच्चे दोस्त की तरह कभी आपकी गाड़ी में तो कभी आपके फोन में हमेशा आपके साथ रहता है। तो आज आपका वही सच्चा दोस्त ये रेडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज रेडियो की इन पुरानी और सुनहरी यादों में आज हम आपको लेकर चलेंगे। और जिन लोगों को रेडियो सुनने का शौक है, उनके लिए आज ये हमारा विशेषण खास तौर पर किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रोड शो किया। लोग सड़कों के दोनों किनारों पर मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। रोड शो से पहले उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। 30 साल तक वामपंथी यहाँ रहे। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। पीएम ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कल त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 16 फरवरी को 60 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से सरकार पर पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरा अपमान किया है। मुझसे पूछा गया कि नेहरू क्यों नहीं लगाते, गांधी क्यों लगाते हैं। इस बीच संसद में गौतम अडानी और पीएम मोदी पर राहुल की टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिस पर लोकसभा सचिवालय ने 15 फरवरी तक राहुल गांधी से जवाब मांगा है। उधर तमाम हंगामे और बवाल के बीच संसद के बजट सत्र का पहला फेज खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति हिंडनबर्ग अडानी मामले की जांच करेगी। केंद्र सरकार इस समिति के लिए विशेषज्ञों के नाम सुझाएगी। केंद्र सरकार ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में आई गिरावट के कारणों की जांच और नियामकों की मौजूदा भूमिका की जांच के लिए समिति के गठन पर सहमति जता दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से सुझाए गए विशेषज्ञों में से ही समिति का गठन करे।
जिसके बाद शीर्ष अदालत ने कमेटी सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भेजने को कहा है। जमीयत के अधिवेशन में दिए मौलाना अशरद मदनी के बयान पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। हिंदू धर्म गुरुओं ने अशरद मदनी के बयान पर एतराज जताया और कहा, सनातन धर्म और इस्लाम की तुलना किसी भी सूरत में सही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ओम और अल्लाह अलग अलग हैं और हम अल्लाह को मानने वाले हैं। हालांकि अशरद मदनी अल्लाह और ओम वाले अपने बयान पर अब भी कायम हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस से शुरू हुई विवादित बयानबाजी अब साधु संतों तक आ पहुंची है। उन्होंने अपने बयान में साधु संतों का अपमान करते हुए उनकी तुलना आतंकवादियों से की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल करते हुए कहा है कि ये सब आतंकवादी हैं, इन्हें चढ़ावा देना बंद करो, ये कसाई हैं, सर काटकर लाने को कहने वाले साधु नहीं हो सकते हैं। साधु संतों पर स्वामी प्रसाद के बयान का विरोध शुरू हो गया है। तमाम हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन किया। इस शो में लड़ाकू विमान समेत कई हेलीकॉप्टर्स ने करतब दिखाए। इसे एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। शो में पहली बार 2 अमेरिकी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रदर्शित किए गए। इसके साथ ही F-16 और F-18 भी शो में शामिल हुए। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिस पर हमारे देश में काफी बहस हो रही है और बहुत विवाद हो रहा है। और ये खबर है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एस अब्दुल नजीर के बारे में। जस्टिस अब्दुल नजीर को जब से आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाने की घोषणा हुई है, तब से हमारे देश में लगातार उनकी ट्रोलिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने जज रहते हुए अपने पद और अपनी जिम्मेदारी से समझौता किया और इसीलिए वो आज राज्यपाल पद के लिए बिक गए हैं। असल में अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के वही जज हैं जिन्होंने राम मंदिर और नोटबंदी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और आज से 40 दिन पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। और यही वजह है कि अब जब उन्हें राष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो लोग उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि अब उन्हीं के धर्म के लोग उन्हें सच्चा मुसलमान मानने से भी इनकार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राम मंदिर पर फैसला सुनाते समय अब्दुल नजीर ने अपने धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया, बल्कि वही किया जो जज के तौर पर उनका कर्तव्य था, और वो था निष्पक्ष रहते हुए फैसला सुनाना। जब वो इस कुर्सी पर बैठे थे तो ना वो हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बिल्कुल निष्पक्ष थे। लेकिन आज उनकी इसी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। उनके इसी धर्मनिरपेक्ष रवैये पर आज उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो क्या उन्हें धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए था? क्या उन्हें सांप्रदायिक होना चाहिए था? क्या उन्हें मुसलमान जज होने के नाते बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए था? तब वो इस देश के हीरो कहलाते, तब उनका संप्रदाय और उनके धर्म के जो लोग हैं वो उन्हें अपना नायक मानते। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश में इस्लामिक कट्टरवादियों को सच्चा मुसलमान माना जाता है, लेकिन अब्दुल नजीर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सच्चा मुसलमान क्यों नहीं माना जाता? अगर ये लोग भी सांप्रदायिक बातें करने लगे, ये लोग भी कट्टरवाद की बातें करने लगे, ये लोग भी अपने संप्रदाय को भड़काने लगे, तो ये भी अपने संप्रदाय के नायक बन जाते। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। वर्ष 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, तब जस्टिस एस अब्दुल नजीर इसी बेंच में इकलौते मुस्लिम जज थे। और बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर उन्होंने जो फैसला लिखा था वो राम मंदिर के पक्ष में था, बाबरी मस्जिद के पक्ष में नहीं था। लेकिन लोग क्या उम्मीद कर रहे थे उनसे? हो सकता है उनके धर्म के लोग
और उनके संप्रदाय के लोग उनसे ये उम्मीद कर रहे हों क्योंकि वो एक सच्चे मुसलमान की तरह बाबरी मस्जिद का साथ देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर ही क्यों ना बैठे हों। और इसीलिए उन्होंने शायद अपने संप्रदाय के लोगों को बहुत निराश कर दिया, जिसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। इसके अलावा जिस मामले में नोटबंदी के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे चुनौती दी गई थी, उसकी सुनवाई भी जिन 5 जजों की बेंच ने की थी, उस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस एस अब्दुल नजीर ही कर रहे थे और उन्होंने अपने फैसले में नोटबंदी को संवैधानिक माना था, यानी सही माना था। और इसीलिए विपक्ष और हमारे देश का एक खास वर्ग आज ये कह रहा है कि जिस जज ने नोटबंदी को सही बताया और राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, अगर उस जज को राज्यपाल बनाया जाता है तो इससे स्पष्ट है कि यह नियुक्ति असल में एक पुरस्कार है, असल में एक तोहफा है। और ये पुरस्कार, तोहफा और बिकने की बात जो लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुद बिक चुके हैं, जो खुद किसी ना किसी के तोहफे पर आज पनप रहे हैं, जो खुद पुरस्कार लेकर आज यहां तक पहुंचे हैं। वही लोग आज सवाल उठा रहे हैं, वही लोग जिन्हें लोकतंत्र खतरे में लगता है, वही लोग जिन्हें संविधान खतरे में लगता है, वही लोग जो बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात उठाते हैं, वही लोग जो कहते हैं कि मुसलमान इस देश में खतरे में है, वही लोग आज जस्टिस नजीर की ट्रोलिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बिक गए। यानी अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग और विपक्ष के नेता, वही जो संविधान और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक रिटायर्ड जज की ईमानदारी पर सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन सोचिए, अगर जस्टिस अब्दुल नजीर राम मंदिर के पक्ष में फैसला ना देते और बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला देते और उन्हें तब भी अगर राज्यपाल बनाया जाता, तो क्या उनकी ईमानदारी पर और उनके सच्चे मुसलमान होने पर इसी तरह से सवाल उठते? शायद तब ऐसा ना होता। और यह बात जस्टिस अब्दुल नजीर ने एक बार खुद भी कही थी। पिछले महीने की 4 तारीख को जब वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, तब उन्होंने कहा था अगर राम मंदिर के मामले में उन्होंने अपनी राय बेंच के बाकी जजों से अलग रखी होती तो वो अपने समुदाय के लोगों के लिए एक हीरो बन जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके लिए समुदाय से बड़ा देश था और उन्होंने वही फैसला दिया जो न्याय संगत था। नोट करने वाली बात यह है कि हमारे देश में अब्दुल नजीर जैसे जो जज हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरे संप्रदाय से बड़ा मेरा देश है और इसलिए मैंने वही किया जो न्याय संगत था, जो सही था। लेकिन अगर मैं बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला दे देता तो अपने संप्रदाय का हीरो बन जाता और वो हीरो बनने का जो मौका उन्हें मिला था, इस तरह के मौके जीवन में एक आध बार ही आते हैं और वो उस मौके के सामने पिघले नहीं। तो देशभक्ति की जो अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस नजीर ने वो देशभक्ति दिखाई। अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के एडिशनल जज थे और वर्ष 2003 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद वो अपनी 6 साल की सेवा में 200 से भी ज्यादा बेंचेस का हिस्सा रहे और उन्होंने कुल मिलाकर 93 मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। लेकिन इन फैसलों की आज कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज सिर्फ लोग राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, नोटबंदी की चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने जो बाकी मेहनत की अपने जीवन में, जो 93 और मामलों की सुनवाई करके उन्होंने शानदार फैसले दिए होंगे या जो सही फैसले दिए होंगे, आज लोगों ने उन फैसलों को भुला दिया और सारे फैसलों पर राम मंदिर और नोटबंदी का फैसला हावी हो गया। इसी को कहते हैं राजनीति। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगस्त 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तब 3 जजों ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक माना था। लेकिन जस्टिस अब्दुल नजीर ने तब कहा था कि वो ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार नहीं दे सकते क्योंकि यह काम संसद का है, ना कि न्यायपालिका का। यानी इस मामले में उनकी राय अपनी ही बेंच के बाकी जजों से अलग थी। लेकिन आज उनके इस फैसले की बात कहीं नहीं हो रही। लेकिन हमें लगता है कि जब आप उनके सारे फैसलों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमेशा वही किया जो सही था और उन्होंने ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। और आज उन्हीं के संप्रदाय के लोग उन्हें मुसलमान होने की सजा दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष मुसलमान हैं,
कट्टरपंथी मुसलमान नहीं है, इसी बात की सजा है। उन्होंने ट्रिपल तलाक के मामले में अपनी बेंच से अलग फैसला दिया, तो राम मंदिर के मामले में उन्होंने बेंच की राय के साथ ही अपनी सहमति जताई, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने अपना हर फैसला न्याय के सिद्धांत को केंद्र में रखकर दिया। लेकिन दुख की बात आज यह है कि आज हमारे देश में उनके एक ही फैसले को लेकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है और उनके मुसलमान होने पर, सच्चा मुसलमान होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम यहां दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात यह कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाना पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें कोई कानून नहीं तोड़ा गया है, यानी इसमें सरकार ने संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र 35 वर्ष या उससे ज्यादा है, जो संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं है और जिसके पास लाभ से जुड़ा कोई पद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति से किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, यानी उनका राज्यपाल बनना भारत के संविधान के हिसाब से बिल्कुल सही है और उचित है। और इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भारत का संविधान ही खतरे में है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान और न्यायपालिका के बारे में लेक्चर देते हैं, वही लोग आज जस्टिस अब्दुल नजीर की ट्रोलिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें राज्यपाल का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। आज यहां हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि राम मंदिर का मामला एक ऐसा मामला था जो लगभग 500 वर्षों तक यह विवाद चलता रहा। 500 वर्षों तक आप सोचिए, हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं। मुगलों का जमाना आया, उसके बाद अंग्रेजों का जमाना आया, उसके बाद हमें भी आजाद हुए 7 दशक हो गए, लेकिन इस विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। और आजादी के बाद भी हमारे देश में इस मुद्दे पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और इसके नाम पर कई सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बड़ी दीवार, बहुत बड़ी खाई बना दी गई, जिसकी वजह से अलग अलग सरकारें इस विवाद का समाधान निकालने से हमेशा बचती रही और इससे जानबूझकर टालती रही। इस पर कितनी राजनीति हुई आप सब जानते हैं। यह हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा और हमारे देश की न्यायपालिका ने भी दशकों तक इस मुद्दे पर फैसला देने की बजाय तारीख पर तारीख देते रहे। लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने लगातार बिना रुके 40 दिनों तक राम मंदिर के मामले में सुनवाई की और सभी पक्षों को सुनने के बाद 9 नवंबर 2019 को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। और बड़ी बात यह है कि इस बेंच में तब जस्टिस एस अब्दुल नजीर के अलावा मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इसीलिए आप खुद सोचिए, जिस बेंच ने 500 वर्ष पुराने विवाद का निपटारा कर दिया, उस विवाद का निपटारा कर दिया जिस पर इतने दंगे हुए, जिस पर दो संप्रदायों के बीच में दुश्मनी पैदा हुई, जिस पर इतनी राजनीति हुई, जिस पर चुनाव लड़े गए, जिस पर हमारे पूरे संप्रदाय में जो सौहार्द का माहौल था वो खराब होता चला गया। अगर हम मान भी लें कि उसे कोई इनाम मिल भी रहा है ऐसे किसी व्यक्ति को, तो इसमें गलत क्या है। इसलिए आज मैं एक बिल्कुल नया पक्ष आपके सामने रखने के लिए आया हूं और वो ये है कि इतने बड़े विवाद को अगर हमारे देश के 5 जजों की बेंच ने निपटा दिया और उसके बाद देश में शांति हुई और यह मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, तो इस बेंच को तो वैसे भी पुरस्कार देना चाहिए। हिंदुओं को भी देना चाहिए, मुसलमानों को भी देना चाहिए, बाकी धर्म के लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विवाद का निपटारा किया है जिसके बारे में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और बैठकर बताइए कि क्या कभी आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में कभी भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का निपटारा आप अपने जीवन काल में अपनी आंखों से देख पाएंगे। और हमें बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि जिस दिन इसका निपटारा हो गया, जिस दिन फैसला आ गया, चाहे राम मंदिर के पक्ष में आ जाए या बाबरी मस्जिद के पक्ष में आ जाए, उस दिन देश में खून की नदियां बह जाएंगी, उस दिन पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, पूरा देश जल उठेगा। यह बताकर हमें डराया गया। इसलिए हर सरकार डरती थी, इसलिए हर जज डरता था, हर अदालत डर जाती थी और इस मामले को हम लटकाते चले गए। लेकिन जिस दिन यह मामला आया, आप खुद सोचिए उस दिन क्या हुआ, कौन सा दंगा हुआ, देश कितना जला। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला एक ऐसा मामला था जिसने दशकों तक भारत में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को जीवित रखा, देश के 2 हिस्से कर दिए और इसकी वजह से सांप्रदायिक संघर्ष भी हुआ और कई बार भयानक दंगे भी हुए।
और विदेशी मीडिया ने भी अक्सर इस पर हमेशा चर्चा की, बहस की, भारत को बदनाम किया और हमारे देश में चुनाव भी इस मुद्दे पर लड़े गए और जीते भी गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस तत्कालीन बेंच ने इस मुद्दे का निपटारा करके ये सारी की सारी दुकानें एक ही झटके में बंद कर दी और इसीलिए हमें लगता है कि ये बेंच वाकई इनाम का हकदार है। इसे पुरस्कार मिलना ही चाहिए, किसी भी रूप में चाहे हो, हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे पद देकर अप्रिशिएट करें, चाहे इन्हें पुरस्कार देकर करें, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, देश का भला किया है। क्योंकि इस बेंच ने अपना काम ईमानदारी से किया और ऐसे मामले का निपटारा करने की हिम्मत दिखाई जो किसी और में नहीं थी, जिसे हमेशा समय के साथ टाल दिया जाता था। और यह काम दो ही लोग कर सकते थे, या तो यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हो सकता था और उनकी सरकार में भी इस बेंच ने यह हिम्मत करने की कोशिश, ये हिम्मत दिखाई। एक और बात सोचिए, अगर यह मुद्दा समाप्त नहीं होता तो इससे असल में फायदा किसे होता? इससे सबसे ज्यादा फायदा असल में बीजेपी को ही होता, क्योंकि उस मुद्दे पर बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा हिंदुओं के वोट मिलते थे और आगे भी मिलते रहते, और हिंदू इसी आस में एक के बाद एक चुनावों में बीजेपी को वोट देते रहते कि एक दिन बीजेपी राम मंदिर बनवाएगी। लेकिन जब इस विवाद का निपटारा ही हो गया तो यही बीजेपी का कोर वोटर अब बीजेपी से यह सवाल पूछता है कि अब आगे क्या करोगे? राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर के विवाद का तो अब निपटारा हो गया, अब आगे क्या करोगे? इसलिए बीजेपी ने असल में अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने से हटा दिया और इसे ही कहते हैं देशहित। कहने का मतलब यह है कि इस विवाद के निपटारे से कितनी सारी चीजें, कितने सारे मुद्दे, कितनी सारी दुकानें समाप्त हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर फैसला आने के बाद हमारे देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पहले हमेशा ये कहा जाता था कि दंगे होंगे, सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा, देश जल उठेगा, जिससे यह भी पता चलता है कि पहले दंगे फायदे के लिए कराए जाते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये इस मौजूदा सरकार में 2014 से लेकर अब तक आपको कहीं भी देश में दंगे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार दंगे नहीं होने देती। कुछ वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव की वजह से इतना संवेदनशील माना जाता था, बात बात पर दंगे हो जाते थे, आज वहां एक दंगा नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप कभी बैठ के ध्यान से सोचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, पुराना जमाना याद नहीं करते हैं, इसलिए आपको लगता है आप उस बदलाव को भी इग्नोर कर देते हैं। आप सोच के देखिए, एक जमाना ऐसा था जब लोग हमसे ये कहा करते थे कि बाजारों में मत जाओ, शॉपिंग मॉल्स में मत जाओ, सिनेमा हॉल में मत जाओ, क्योंकि वहां पर कोई बम फट सकता है, आतंकवादी कहीं भी किसी भी चीज में कोई बम फिट कर सकते हैं। और हमारे जो परिवार के लोग थे वो बार बार यही कहते थे कि भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाओ। हमारे जो त्योहार हुआ करते थे, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, लोग कहते थे कि त्योहारों से पहले बाजारों में मत जाओ, क्योंकि वहां पर बम फट सकता है, आतंकवादी हमला कर सकते हैं। और हम कितनी जल्दी उस जमाने को भूल गए। आज आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं और आपको इस बात की पूरी श्योरिटी है, आपको यकीन है इस बात का कि कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। हालांकि यहां एक और बात आपको समझनी है, वो ये कि हमारे देश में अब्दुल नजीर जैसे मुसलमानों को सच्चा मुसलमान क्यों नहीं माना जाता, यह भी बड़ी बात है। आपको यह जानकर दुख होगा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने के बाद जस्टिस अब्दुल नजीर को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से धमकियां मिलने लगी और उसके बाद जस्टिस नजीर और उनके पूरे परिवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी थी। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक जज का और उसके परिवार की जान इसलिए खतरे में आ जाती है क्योंकि उसने न्याय के सिद्धांत को मानते हुए राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। इसलिए उस जज को और उसके पूरे परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रहना पड़ता है और इंटेलिजेंस के इनपुट्स ये आते हैं कि इन्हें मार दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दे दिया। कड़वा सच ये है, आज हमारे देश में उन मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाता है जो राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने का विरोध करते हैं, जो खड़े होने से इनकार कर देते हैं, जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, या जो सिर तन से जुदा करने की बात कहते हैं, आज वो मुसलमानों के आदर्श बन जाते हैं और ये कहते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। लेकिन अब्दुल नजीर जैसे जो मुसलमान हैं उन्हें हमारे देश में स्वीकार नहीं किया जाता, जो देश की बात करते हैं, जो कहते हैं कि संप्रदाय से बड़ा देश है और जो कहते हैं कि वो देश की सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब्दुल नजीर जैसे लोगों को हम अपना आदर्श क्यों नहीं मानते, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को हम अपना आदर्श क्यों नहीं मानते। यानी अब्दुल नजीर एक सेक्युलर मुस्लिम है
और हमारे देश में जो मुसलमान सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष हो गया, उसे हम कभी भी सच्चा मुसलमान मानते ही नहीं। उदाहरण के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान पसंद ही नहीं करते, उन्हें सच्चा मुसलमान मानते ही नहीं, क्योंकि वो सेकुलर है और उन्होंने वर्ष 1985 के शाहबानों के मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहते हुए विरोध किया था और इस्तीफा दे दिया था। इसलिए मुसलमान उन्हें अपना नुमाइंदा ही नहीं मानते। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों के लिए वो आज भी नायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म से ऊपर भारत को स्थान दिया और ये सूची बहुत लंबी है। इसी तरह अगर आज के जमाने में आप देखेंगे तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे देश का एक वर्ग उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। और हमारे देश का ये जो वर्ग है ये कहता है कि सच्चा मुसलमान तो वो है जो ये कहे कि जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का है, तब वो हमारा आदर्श बनेगा। अब गुलाम नबी आजाद ये बात नहीं कहते तो वो मुसलमानों के आदर्श नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला बन जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला बन जाते हैं, महबूबा मुफ्ती बन जाती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के गुणगान करती हैं। लेकिन हमारे देश का एक वर्ग अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को सच्चे मुसलमान के तौर पर स्वीकार करता है, जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान 25 करोड़ हैं और हिंदू 100 करोड़ हैं, और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि किसमें कितनी हिम्मत है और किसमें कितनी ताकत है। इन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं। इनके बारे में हमारे जो हिंदू बुद्धिजीवी भी हैं वो भी इनके बारे में कुछ नहीं लिखते। और यही वर्ग हामिद अंसारी को अपना रोल मॉडल मानता है, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं लोग, जिन्होंने 2015 के गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रगान के समय सैल्यूट नहीं किया था और यह भी कहा था कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और ये लोग आतंकवादी हाफिज सईद, मसूद अजहर, अफजल गुरु और याकूब मेमन को सच्चा मुसलमान मानते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ही कुर्बानी दी है। और ये लोग पीएफआई जैसी कट्टरपंथी संस्था का भी समर्थन करते हैं, जो समाज में कट्टरवाद का जहर घोलती है और एक जज को जान से मारने की धमकी खुलेआम देती है। हालांकि आज यहां आपको सेकुलर हिंदुओं के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के ये सेकुलर हिंदू ही ये तय करते हैं कि सेकुलर मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं है। और भारत के धर्मनिरपेक्ष हिंदू हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं और इनके लिए मुसलमानों का समर्थन करना और उनका पक्षधर बनना ही एक तरीके की धर्मनिरपेक्षता है। तो हिंदुओं का भी एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता है कि मुसलमानों की या किसी भी धर्म की सही गलत बात का समर्थन कर दो, इससे हम धर्मनिरपेक्ष दिखेंगे। जबकि हकीकत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है सभी धर्मों के लिए निरपेक्ष होना। इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों के लिए निरपेक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और यही बात आज आप सबको समझनी है। हम किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, सबके लिए बराबरी से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर धर्म को अपने लिए बराबरी की बात करनी होगी, ना किसी से आगे ना किसी से पीछे। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं और तभी यह देश धर्मनिरपेक्ष बन पाएगा। आज इस मुद्दे पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जो आज आपको सुनना चाहिए कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। ये बात है सिद्धांत की, ये बात है एक मूल ढांचा जो संविधान का है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका आती है। अगर आप किसी चीज को मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग मानते हैं तो आप उसको संविधान संशोधन द्वारा भी संशोधित नहीं कर सकते। अब दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ वर्षों में 3-4 बार एक के बाद एक जल्द बिना किसी विलंब के ये नियुक्तियां हो रही हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ज्यादातर सभी ऐसे मामले राजनीतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव केसेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि अब जज भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, अब जजों की भी ट्रोलिंग हो रही है और जजों को भी जनता देख रही है। इसमें कुछ बातें अच्छी भी हैं, कुछ बातें खराब भी हैं। फाइनली जज भी इसी देश की एक व्यवस्था है, अदालतें भी इसी देश की व्यवस्था में आती हैं और इस देश में क्योंकि एक लोकतंत्र है, लोगों की राय सर्वोपरि है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर जजों को भी डर लगने लगेगा, अगर जजों की भी ट्रोलिंग होने लगेगी, अगर कोई जज बेईमानी कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन जो ईमानदार जज हैं, जो सच्चे जज हैं, अगर उनके साथ भी ऐसी राजनीति होगी और उन्हें भी यह डर लगेगा कि जब मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद मेरी भी ऐसे ट्रोलिंग होगी, तो फिर शायद
वो पहले से ही डर जाएंगे और ये उनके लिए न्याय नहीं होगा। इसलिए आज बड़ी बात यह है कि हमारे जजों को भी न्याय चाहिए। हमारे जज पूरी दुनिया के लिए उन्हें न्याय देते हैं, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी बात कौन करेगा। इसलिए आज हम आपको ये कहने आए हैं कि जस्टिस नज़ीर जो हैं, उन्होंने न जाने इतने वर्षों तक कितने लोगों को न्याय दिया होगा, सही फैसले भी दिए होंगे, गलत भी दिए होंगे, क्योंकि वो भी हैं तो इंसान ही। लेकिन आज उन्हें खुद न्याय की आवश्यकता है और आज हम सब वर्गों से ये कहना चाहेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिर्फ एक फैसले की वजह से उन्हें ना देखें और ये देखना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है और इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आपको यह बताते हैं कि हमारे देश के जो लोग जस्टिस एस अब्दुल नजीर को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं, वही लोग अब यह भी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत में किसी विमान पर हनुमान जी की तस्वीर कैसे हो सकती है। ये तो कमाल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की है जो भारत में ही बना है और जिसे आज से बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया गया है और इस विमान का नाम है HLFT-42। इसका मतलब है हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर, यानी एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए, पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। यानी यह हमारा स्वदेश में बना हुआ अपना ट्रेनर जेट है। और बड़ी बात यह है कि अब तक हमारे देश में भारतीय वायुसेना के पायलट्स ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों में बने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इनकी जगह इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जो पूरी तरह से हमारे अपने देश में निर्मित है। इसलिए हमारे लिए यह गर्व की बात है। बड़ी बात यह है कि इस विमान की टेल पर हनुमान जी की एक तस्वीर अंकित है जिसमें वो अपने गदा से प्रहार करने की मुद्रा में आपको दिखाई देते हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर के साथ एक संदेश लिखा हुआ है और वो संदेश है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें आपको हनुमान जी अपनी गदा के साथ प्रहार करने की मुद्रा में दिख रहे हैं। यह विमान भारत सरकार की जिस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम है, आपने भी सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। और इस कंपनी ने इस विमान पर हनुमान जी की तस्वीर अंकित करने के पीछे दो मुख्य वजहें बताई हैं। पहला, यह विमान हनुमान जी की शक्तियों से प्रेरित है क्योंकि हनुमान जी बलशाली होने के साथ साथ पवन पुत्र भी थे, यानी वो पवन देव के पुत्र थे और वो विमानों की तरह आसमान में उड़ान भर सकते थे और उनकी यही शक्ति दुश्मन को हैरान कर देती थी। और इस विमान को बनाने वाली कंपनी का यही कहना है कि यह विमान बलशाली है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और यह आसमान में हनुमान की तरह अचूक है जो भारतीय वायुसेना की नई ताकत बनेगा, वैसे ही जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की ताकत बने थे। दूसरा जो मुद्दा जो कहते हैं वो ये कि वर्ष 1951 के बाद जब HAL ने पहली बार भारतीय वायुसेना के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाए थे तो इनमें से एक विमान का नाम था HF-24 जिसे हम मारुत भी कहते थे। मारुत मारुति से बना है जो पवन देव का नाम है और हनुमान जी पवन देव के ही पुत्र थे। और इस कंपनी का कहना है कि उसने इस विमान पर हनुमान जी की तस्वीर अंकित करके इसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन सोचिए, वर्ष 1951 में जब HAL ने अपने पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मारुत नाम दिया तब कोई हंगामा नहीं हुआ, जबकि उस समय हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। लेकिन आज जब इस परंपरा को ये कंपनी आगे बढ़ा रही है तो इससे हमारे ही देश के खास वर्ग को और विपक्षी नेताओं को बड़ी परेशानी हो रही है। आपको याद होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल विमान जब उन्होंने पहला विमान भारत के लिए लिया था, उन्होंने फ्रांस जाकर इसकी पूजा की थी और उस पर ओम बनाया था, तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था। ये तस्वीरें भी आपको याद होंगी। HAL एक नए फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है जिसका नाम HLFT-42 है और खास बात यह है कि इस पर मारुति नंदन हनुमान जी की तस्वीर अंकित है और ये एक ट्विन इंजन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HLFT-52 जिस पर HAL काम कर रहा है। HAL ने इससे पहले LCA तेजस इस वक्त
भारतीय वायुसेना को दे रहा है और यहाँ पर तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। सभी हथियारों से लैस होगा। 2 पायलट इस पर सवार होंगे। नहीं, ये तो बनाया ही गया है फोर्सेस के लिए और स्पेशली इंडियन फोर्सेस के लिए, तो मददगार तो डेफिनेटली होगा। ट्रेनिंग जो आज हो रही है वो ऐसी हो रही है जो प्रीवियस डेकेड में होती थी। अब न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा ही ट्रेनर चाहिए, कम से कम, इससे ज़्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली उसमें वो स्ट्रेंथ, करेज हनुमान का ही चाहिए आपको। HAL ने एक पुराना डिज़ाइन बनाया था, पुराना नहीं, बहुत लेगेसी डिज़ाइन है, बट वेरी सक्सेसफुल, मारुत, विच वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर HAL डिज़ाइनर्स। उसका नेचुरल डिसेंडेंट ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऑफ कोर्स LCA भी है, ये कॉन्फ़िगरेशन उसका नेचुरल डिसेंडेंट है, इसलिए एक तरह से मारुत को कह सकते हैं विंड या पवन, और इसको कह सकते हैं पवन पुत्र। बेंगलुरु में आज से शुरू हुआ एरो इंडिया शो 17 फरवरी तक चलेगा और दिलचस्प बात यह है कि इसमें 700 से ज्यादा कंपनियां रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अपने उपकरणों और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रही हैं, दुनिया भर की 700 कंपनियां। और इसके जरिए भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हम रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्योंकि पहले भारत में लड़ाकू विमानों का निर्माण नहीं होता था। एक जमाना तो वो था जब हम सुई भी बाहर से खरीदते थे, और लड़ाकू विमान तो हमने बहुत वर्षों तक नहीं बनाए, लेकिन अब हम लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजी से लेकर नए नए उपकरणों के लिए अब हमेशा या तो रशिया जैसे देशों के पास जाते थे या अमेरिका के पास जाते थे और फिर बाद में इजराइल के पास जाने लगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और ये आयोजन इसी बदलाव की तरफ इशारा करता है। भारत में इस तरह का पहला आयोजन 1993 में हुआ था और तब इसे एविया इंडिया कहते थे, जिसमें एविया का मतलब था एविएशन, लेकिन वर्ष 1996 में इसका नाम बदला और तब से इसे भारत का एरो इंडिया शो कहा जाने लगा। बड़ी बात यह है कि इस बार इस आयोजन में दुनिया भर के 98 देश हिस्सा ले रहे हैं और अमेरिका के नए फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है F-35A, उसे भी यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी एक दौर था जब हमारा देश अमेरिका और रशिया से फाइटर जेट्स खरीदता था, बाद में हम फ्रांस से भी खरीदने लगे, लेकिन आज ये देश फाइटर जेट्स को, अपने फाइटर जेट्स को भारत में प्रदर्शित कर रहे हैं और भारत के मंच से अपनी ताकत दिखा रहे हैं और भारत के मंच पर आकर भारत की ताकत को भी ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि भारत भी अब इनकी बगल में खड़े होने की ताकत रखता है। ये तस्वीरें भारत के तेजस विमान की हैं, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया विमान है, भारत में विकसित किया गया है। और इस विमान के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी तेजस की सफलता ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और आज इस आयोजन के दौरान अलग अलग फॉर्मेशंस बनाई गई, जिनमें आत्मनिर्भर फॉर्मेशन और गुरुकुल फॉर्मेशन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इसलिए ये तस्वीरें आज आप सबको भी देखनी चाहिए। आप बेंगलुरु तो नहीं जा पाए, लेकिन आप जहां भी हैं, अपने घरों में अगर हमें देख रहे हैं, अपने टीवी सेट पर या बाहर अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं या किसी और गैजेट पर देख रहे हैं, आपको बेंगलुरु जाकर ये देखने की जरूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ यहीं दिखा रहे हैं। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई है। एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, अब हम आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लेटेस्ट बयान के बारे में बताते हैं, उनका नया और ताजा बयान,
जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू सरनेम को लेकर उनके परिवार से जो सवाल किया वो उनका घोर अपमान था, लेकिन इस अपमान पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने ये बात अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कही है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि उन्होंने संसद में जो भाषण दिया उसके कुछ अंश संसद के रिकॉर्ड से क्यों हटा दिए गए। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में गौतम अडानी का नाम क्यों नहीं लिया। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री ने नेहरू सरनेम की बात करके उनका अपमान किया, लेकिन उनकी इस बात को रिकॉर्ड से क्यों नहीं हटाया गया। वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नेहरू सरनेम के बारे में बात कही थी उसे भी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। The Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. See, he thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में मेरा अपमान किया। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ कांप रहे थे। मैंने जो बातें कही उसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी कांपने लगे, उनके हाथ थर थर करके कांप रहे थे। यानी असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ मुझसे डरते हैं। अब बड़ी बात आपने जो नोट की होगी, आगे की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 4-5 महीने पहले तक प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन सबसे बड़ा नेता होगा विपक्ष की तरफ से, उसे लेकर कई नाम चलते थे। कभी नीतीश कुमार का नाम चलता था, कभी ममता बनर्जी का नाम चलता था, कभी अरविंद केजरीवाल का नाम चलता था, और इन सारे नामों में सबसे पीछे राहुल गांधी का नाम रहता था। लोग कहते थे नहीं, राहुल गांधी विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार नहीं बन सकते, बाकी कोई भी बन सकता। यानी विपक्ष में एक कड़ी टक्कर थी और सारे जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे सब जोर लगा रहे थे अपनी तरफ से कि कौन विपक्ष का सबसे बड़ा नेता होगा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि मोदी वर्सेस ये नेता। मोदी के सामने ये एक चेहरा आज नजर आता है। तब कोई नजर नहीं आता था, 4-5 चेहरे नजर आते थे। लेकिन इन 3-4 महीनों में भारत जोड़ो यात्रा जब से इन्होंने समाप्त की है और जिस तरीके से मीडिया में हर रोज उनकी तस्वीरें आई हैं, मीडिया में उनके वीडियोज आए हैं, लगातार उन्होंने जो इतना एयर टाइम मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर लिया है, उसके बाद अगर आज आपकी स्थिति देखें तो आज आप ये कहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चेहरा नजर आता है तो वो राहुल गांधी का नजर आता है। और ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हुआ है, ऐसा नहीं है ये अचानक से हो गया है। इसके पीछे राहुल गांधी ने कई एजेंसियों की मदद ली होगी, अपने बहुत सारे सलाहकारों को इकट्ठा किया होगा कि भाई क्या करना चाहिए कि मेरा चेहरा ही सबसे आगे सामने नजर आए। और अब इसीलिए वो बयान भी इसी तरह से देते हैं ताकि देश के मन में एक छवि ये पैदा हो कि ये मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई है। और वो कहते भी यही हैं कि मोदी को अगर कोई काबू में कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूं, और मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो मुझसे ही डरते हैं, और मोदी जी अगर किसी का अपमान भी करने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ मेरा ही अपमान करते हैं, क्योंकि मैं ही आज भारत की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा नेता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को और कोई काम नहीं है, उन्हें सिर्फ मुझे ही परेशान करना है और मेरी वजह से ही मोदी जी परेशान हो रहे हैं। तो ये उन्होंने एक छवि क्रिएट कर दी है और अभी भी वो बार बार ये बयान देकर ये बताते हैं कि अब जो लड़ाई है आखिर में, मतलब फाइनल में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, चाहे उस दिन वो पहले राउंड में ही हार जाएं, चाहे वो जरा भी मुकाबला ना कर पाए, लेकिन वो फाइनल में पहुंचना चाहते हैं और रनर्स अप बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फाइनल में वो ही खेलें नरेंद्र मोदी के साथ, बस ये उनकी मंशा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान अभी कहा था, आपको याद होगा, कि जो परिवार नेहरू सरनेम का इस्तेमाल तक नहीं करता उसे सरकारी योजनाओं से नेहरू का नाम हटाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये आपको दोबारा इसलिए हम सुना रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा अपमान किया। तो अब आप खुद सुनिए और देखिए कि इसमें राहुल गांधी का अपमान आपको कहां दिखता है। मुझे ये
समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। तो आज जब सरनेम की बात हो ही रही है और सरनेम का ये जो मुद्दा है अब ये इतना उछल चुका है, इस पर इतना विवाद हो रहा है कि सरनेम क्या होना चाहिए था। राहुल गांधी का सरनेम राहुल नेहरू होना चाहिए था, उनका नाम राहुल गांधी होना चाहिए था, राहुल गैंडी होना चाहिए था। हमारे देश के आज भी बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि राहुल गांधी के नाम में ये गांधी जो सरनेम है ये कहां से आया है। आपको पता नहीं होगा कि गांधी परिवार का महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यह गलतफहमी है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी होगी कि ये जो गांधी परिवार है या जो राहुल गांधी हैं, इनके नाम के साथ गांधी इसलिए लगा है क्योंकि शायद ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गांधी परिवार को गांधी सरनेम महात्मा गांधी से बिल्कुल भी नहीं मिला है, ये कहीं और से आया है। कहां से आया? राहुल गांधी के परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति था जो गांधी था, जिसका सरनेम इन्होंने ले लिया नेहरू को छोड़कर? वैसे भी नेहरू तो उनके नाना थे, तो हमारे जो हिंदू परिवार हैं उसमें नाना का सरनेम नहीं लिया जाता, दादा का सरनेम लिया जाता है। तो राजीव गांधी ने और राहुल गांधी ने यह सरनेम कहां से लिया? राहुल गांधी ने यह सरनेम लिया है अपने दादा से। अब दादा कौन थे? असल में गांधी परिवार को यह उपनाम जिसे आप सरनेम भी कहते हैं, फिरोज गांधी से मिला है, जो इंदिरा गांधी के पति थे, राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता थे और प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के दादाजी थे। उनका नाम था फिरोज गांधी। फिरोज गांधी के पिता का नाम था जहांगीर फरदून गैंडी। गांधी नहीं, देखिए सरनेम यहां पर देख लीजिए, गांधी नहीं था, गैंडी था। और ये जो गैंडी सरनेम है इसकी स्पेलिंग होती है GANDHY। और ये जो गैंडी सरनेम जो होता है ये पारसियों का सरनेम होता है। फिरोज गैंडी पारसी थे और उनका सरनेम गांधी नहीं था, गैंडी था। और फिरोज गांधी के पिता मुंबई के रहने वाले थे और वो पारसी धर्म को मानने वाले थे, यानी वो पारसी थे। फिरोज गांधी भी पारसी थे। 12 सितंबर 1912 को जब फिरोज गांधी का जन्म हुआ तब उनके जन्म प्रमाण पत्र में गांधी नहीं लिखा है बल्कि गैंडी ही लिखा है। उनका जो प्रमाण पत्र है वो भी हमने निकाला है, यहां आप देख सकते हैं। और ये जो गैंडी सरनेम उन्हें मिला ये उनके पिता से उन्हें मिला, लेकिन बाद में उन्होंने इसी गैंडी सरनेम को गांधी सरनेम में बदल लिया। और धीरे 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 उस समय का जो मीडिया था, जो अखबार थे, वो धीरे धीरे उन्हें गांधी लिखने उन्होंने शुरू कर दिया। ये आज तक आपको इतिहास में पता नहीं चलेगा कि वो गैंडी से गांधी कैसे बने। वर्ष 2016 में एक किताब आई थी जिसका नाम था फिरोज गांधी द फॉरगॉटन गांधी, और ये किताब स्वीडन के एक मशहूर इतिहासकार ने लिखी थी। इसमें वो बताते हैं कि जब फिरोज गांधी आजादी के आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे तब कई हिंदी अखबारों ने उनका नाम गैंडी लिखने की बजाय गांधी लिखना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी कभी आपत्ति नहीं की, शायद वो भी यही चाहते थे। और इससे फिरोज गांधी को बड़ा फायदा हुआ। फिरोज गांधी का कद बढ़ने लगा क्योंकि गांधी सरनेम उस समय सबसे बड़ा सरनेम, भारी भरकम सरनेम था, क्योंकि गांधी सरनेम में बड़ी ताकत थी उस समय महात्मा गांधी की वजह से। और यही वजह है कि फिरोज गांधी ने फैसला किया कि वो अब अपने नाम को गांधी ही कर लेंगे, अब वो फिरोज गांधी ही कहलाएंगे। बड़ी बात यह है कि शादी से पहले इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा नेहरू था, लेकिन फिरोज गांधी से शादी के बाद उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया और ये गांधी सरनेम तब से ही चला आ रहा है। बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी के खुद के वंशजों को कभी उनके इस सरनेम का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिस परिवार का महात्मा गांधी या उनके परिवार से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है उसे आज तक इस गांधी सरनेम का जबरदस्त फायदा मिल रहा है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के असली वंशजों में से एक उनके पोते राजमोहन गांधी ने 1989 में अमेठी से ही राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मतलब एक नकली गांधी और दूसरा असली गांधी, एक तरफ महात्मा गांधी का असली वंशज, दूसरी तरफ नकली वंशज। लेकिन इस चुनाव में महात्मा गांधी के ही असली वंशज हार गए और राजीव गांधी जीत गए। अब आखिर में वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर हम आपको रेडियो की सुनहरी यादों में आज लेकर चलना चाहते हैं। आज आपके लिए आपका ये पुराना दोस्त मैं लेकर आया हूं।
ये आपका बड़ा पुराना दोस्त है, क्योंकि रेडियो ही आपका असल में सबसे सच्चा और सबसे पुराना दोस्त है, जिसने पिछले 122 वर्षों से आपका कभी साथ नहीं छोड़ा। और आज 5G, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में भी हर सुबह और शाम आप चाहे किसी भी मूड में क्यों ना हो, ये रेडियो आपके सच्चे दोस्त की तरह कभी आपकी गाड़ी में तो कभी आपके फोन में हमेशा आपका साथ देता है। और ये रेडियो आज मैं आपके साथ लाया हूं, आपका सच्चा हमसफर है। आज आपको सूचनाएं दृश्य और आवाज यानी ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से मिलती है। जैसे कभी आप हमारा ये शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं अगर अभी, तो आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरी आवाज भी सुन पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये शो अगर रेडियो पर प्रसारित हो रहा होता आज से कुछ दशक पहले, तो ये शो आज आपको कुछ इस तरीके से पहुंचता जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी मेरी आवाज तो आप तक पहुंचती, लेकिन आप मुझे नहीं देख पाते, और इस आवाज से आप मेरी इसी आवाज से अपने मन में कुछ कल्पना करते और इन सूचनाओं और खबरों का दृश्य कैसा होगा ये आप अपनी कल्पनाओं में सोचते रहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेडियो का आविष्कार हुआ उस वक्त ये आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था और इसके सभी हिस्सों को एक जगह पर रखना मुश्किल होता था। इससे पहले रेडियो का आविष्कार वर्ष 1901 में हुआ था, यानी 122 साल पहले। इसके बाद वर्ष 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन ने पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया जिसने पहली बार इंसान की आवाज को प्रसारित किया था। और फिर 1920 तक रेडियो का रूप काफी बदल चुका था और इसका आकार छोटा होता चला गया और अब ये एक लकड़ी के कैबिनेट में आने लगा जिसे टेबल पर रखा जा सकता था। यह उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज हम आपको आपके लिए एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं जो वर्ष 1923 की है। मशहूर वैज्ञानिक और एफएम रेडियो के आविष्कारक एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने इस रेडियो को अपनी पत्नी को शादी के तोहफे के तौर पर दिया था और दुनिया का पहला पोर्टेबल रेडियो यही कहलाता है। और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग अपनी पत्नी के साथ बीच पर हैं और दोनों बैठकर वहां पर रेडियो सुन रहे हैं। खास बात यह है कि वर्ष 1920 तक रेडियो ने रेवेन्यू मॉडल भी ढूंढ लिया था और वो था विज्ञापनों का। 1920 में रेडियो पर विज्ञापनों की शुरुआत पहली बार हुई। इसके बाद टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ रेडियो की कीमत घटने लगी और इसका आकार भी छोटा होने लगा। और फिर 1950 और 60 के दशक और 70 और 80 के दशक में भी रेडियो में कई बड़े बदलाव आए। इसका आकार और छोटा हुआ और यह दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंच चुका था। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 1923 से 1930 के बीच करीब 60% अमेरिकी परिवारों ने रेडियो खरीद लिया था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण जून 1923 में हुआ और बॉम्बे रेडियो क्लब ने पहले रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित तब उस जमाने में किया था। नोट करने वाली बात यह है कि रेडियो अपनी विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का भी जो है विटनेस रहा है। 3 जून 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया रेडियो पर पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा की थी और इसके बाद ही 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा भी इसी रेडियो पर हुई थी। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपना पहला और एकमात्र भाषण दिया और इसके बाद ही 30 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर ही उनकी मृत्यु की खबर की घोषणा हुई। 22 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था जिसमें उन्होंने चीन की तरफ से युद्ध की शुरुआत का ऐलान और जानकारी देश को दी थी, वो भी रेडियो पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रेडियो कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है और आपको ये तो याद ही होगा कि जब 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तब इंदिरा गांधी ने वो घोषणा भी रेडियो पर ही की थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और इस तरह जापान पर मिली इस विजय की घोषणा भी रेडियो पर ही हुई थी। और 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था आई हैव अ ड्रीम। इसे भी रेडियो पर ही प्रसारित किया गया था। तो इस रेडियो को आप भूलिएगा नहीं क्योंकि चकाचौंध आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। आज आपके पास टीवी भी है, आज आपके पास 5G है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो थोड़े बूढ़े तो हो जाते हैं, थोड़े पुराने भी हो जाते हैं, लेकिन विश्वसनीयता हमेशा उनकी बनी रहती है। आप उन पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। रेडियो आपका वही पुराना दोस्त है जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ये सोचकर कि कोई भी चला जाए लेकिन ये रेडियो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए रेडियो के साथ कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का एक बहुत ही इमोशनल रिलेशनशिप है
जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ ही गई हैं, लेकिन रेडियो के लिए अपने घर के कोने में एक छोटा सा स्थान आज भी आप रख सकते हैं। आपकी गाड़ी में तो रेडियो रहता ही है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और पहचान से मिला काम कम समय के लिए ही चलता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर चलती है। नमस्कार।